हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो हम लोगों ने लास्ट टाइम पर बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन में ब्लड की डिटेल्स को पढ़ा था और वादा किया था कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे और उसको समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे, बॉडी फ्लूइड एंड देयर सर्कुलेशन। और इसमें जो है हम लोगों ने वादा भी किया था कि हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। याद आया? बिल्कुल। चलो फिर शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप देखो क्या होता है ना। एंजॉय करो लेक्चर को, कहीं समस्या हो तुरंत पूछो, ठीक है? और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तुरंत के तुरंत पूछना, कहीं पर रुकना नहीं है कि सर ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया है। आप जहां पर भी प्रॉब्लम फंसे, आई एम हियर, यू कैन आस्क एनी टाइम, एनी डाउट। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग की, ब्लड ग्रुप्स की। तो ब्लड ग्रुप क्या है? हमारा ब्लड ग्रुप जो है वो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब ये है क्या, डेफिनेशन क्या है, कैसे समझेंगे कि क्या है। हम नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है? तुमने कहा सर वो ए पॉजिटिव है। अच्छा तुम्हारा क्या है? सर वो मेरा ना ओ पॉजिटिव है। अच्छा तुम्हारा क्या है? सर वो मेरा ए बी निगेटिव है। अच्छा, तो ये एक्चुअली में ब्लड ग्रुप है क्या? तो उसी चीज को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करने वाले हैं। देखो क्या है, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। हमने लिखा हुआ है ABO is grouping is based, ABO is based on presence or absence of two surface antigen। देख रहे हो हमने क्या लिखा है? हमने ये लिखा हुआ है presence और absence of two antigen। अब ये टू एंटीजन कौन है? केमिकल है। ये क्या कर रहे हैं? दैट इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, ये क्या है? केमिकल है। ये क्या है? केमिकल है और ये इम्यून रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब इनका नाम क्या है? इनका नाम हम बेसिकली दे देते हैं ए और बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी। हम ये बेसिकली इनका नाम दे देते हैं। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। ठीक है, और इनका हमने नाम क्या दिया है? हमने इनका नाम दिया है एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब एंटीजन ए और एंटीजन बी हमने नाम दिया है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे ब्लड ग्रुप में दो प्रोटीन पाई जा रही हैं, स्पेशली प्रोटीन पाई जा रही हैं, या सीधे सीधे बोल देते हैं केमिकल पाया जा रहा है। ये केमिकल जो है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इनका नाम हमने रखा है ए और बी। अच्छा, अब सिमिलरली प्लाज्मा में भी दो डिफरेंट इंडिविजुअल पाए जाते हैं, नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती है। अब ये नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती है जो क्या करेगी? एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स करेगी, एंटीजन के लिए रिस्पॉन्स कर रही है। मतलब दो एंटीजन और दो एंटीबॉडी। बात समझे? हमारे ब्लड ग्रुप में एक है क्या? एंटीजन है, ठीक है, और एक क्या है? एंटीबॉडी है। दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी परफॉर्म करेंगी। ये एक नहीं परफॉर्म करेगा, दोनों एक साथ काम करेंगी। भाई एक आपके पास आपको ड्राइविंग आती है, हाँ, स्कूटी चलाना आता है या बाइक चलाना आता है, कार चलाना आता है, बहुत अच्छे से चलाना आता है, लेकिन आपके पास ना स्कूटर है, ना बाइक है, ना कार है, क्या करें? हवा में चलाएं? नहीं चला सकते ना। दूसरी चीज, आपके पास कार है या स्कूटर है या बाइक है, या तीनों में से तीनों चीजें हैं, या दो है या एक है, लेकिन आपको कुछ चलाना ही नहीं आता है। अब क्या करें? अब क्या करें? सर ड्राइवर रख लें। अरे ड्राइवर तो रख लेंगे, लेकिन आपको बनाया क्या हमने? एंटीजन। और आपकी व्हीकल को क्या बनाया? एंटीबॉडी। तो एक चीज क्या है? काम ही नहीं कर रही है। तो दोनों चीजों का होना इंपॉर्टेंस हो रहा है, इसीलिए लिखा हुआ है एंटीजन और एंटीबॉडी। बात समझे? अच्छा, अब देखो इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। हम बताना चाह रहे हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप है हमारा। इंपॉर्टेंट है ये बात, ध्यान रखना बेटा। हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? एबीओ है। ठीक है, अब इस एबीओ में
एंटीजन ए है, ठीक, एंटीजन क्या है, ए है, और एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, समझे। इन दोनों से क्या हो रहा है, ब्लड ग्रुप बन रहे हैं। कौन से ब्लड ग्रुप बने, लिखो, पूरा लिख दो, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, अब ब्लड ग्रुप सी मत बोल देना, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये बना। ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप आपके सामने आ गए। बात समझे, नहीं समझे, ये चीज हमने बताई आपको, ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखो ये हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप है। अब देखो इसमें तुमको समझ में आ रहा होगा, ब्लड ग्रुप है, ये देखो ब्लड ग्रुप ए है, दिखा, ये ब्लड ग्रुप ए है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप बी है, ये क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी है, और ये क्या है, ब्लड ग्रुप ओ है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है। अब ये हमारे ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। अब इसमें होता क्या है, अभी हमने बात की ना आपसे, क्या बात की है, हमने बात की है आपसे, एंटीबॉडी भी होंगी और एंटीजन भी होंगे, दोनों चीजें होंगी। तो देखो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या है, देखो ये एंटीबॉडी है, दिखा, एंटीबॉडी कहाँ होती है, प्लाज्मा में होती है, एंटीजन कहाँ होता है, ब्लड में होता है। तो एंटीजन आरबीसी, बेसिकली आरबीसी में होता है, तो आरबीसी। तो देखो जरा, अब यहां पर देखो ब्लड ग्रुप ए की हम बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन क्या है, ए है, दिखा, नहीं दिखा, इधर लिख दे, इधर लिखे, देखो हम लिख रहे हैं, हम चारों ब्लड ग्रुप लिख रहे हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। अब हम एंटीजन की बात करेंगे तुमसे, किसकी बात करेंगे, एंटीजन की। तो एंटीजन की अगर आप बात करोगे तो इसमें एंटीजन क्या हो गया, इसका एंटीजन क्या हुआ, बोलो, एंटी ए हुआ ना, इसका क्या हो जाएगा सर, इसका एंटी बी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एंटी बी हो जाएगा। इसमें सर, इसमें तो होता ही नहीं है, तो इसमें क्या दिखा दो, नील दिखा दो, नील या नॉट अवेलेबल, ठीक है। ओ सॉरी, नील नहीं दिखाओ, इसमें दोनों दिखाओगे बच्चा, इसमें क्या दिखाओगे, दोनों दिखाओगे, एंटी ए भी दिखाओगे, एंटी बी भी दिखाओगे। इसमें क्या दिखाओगे, इसमें नील दिखाओगे। एंटीजन ओ जो है वो क्या है, नील है। बात समझे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी की जब आपसे बात की जाएगी तो इसमें एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एंटीबॉडी एंटी बी, इसका अपोजिट, तभी तो काम होगा ना। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एंटी ए, इसमें क्या हो जाएगा, एंटी ए, और यहां पे हो जाएगा नील, ठीक है। और यहां पर एंटी ए भी हो रहेगा और एंटी बी भी रहेगा। बात समझे, नहीं समझे, ये क्वेश्चन बनेंगे आपके, हाँ ये क्वेश्चंस बनेंगे। तो एक ये पॉइंट बना आपका इंपॉर्टेंट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या, ये आपकी एनसीईआरटी में टेबल में दिया भी हुआ है, डायरेक्ट एज इट इज टेबल दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ए में एंटी जेन होगा, एंटी ए, बी में एंटी बी, ए बी में दोनों होंगे, दोनों मतलब एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा, और ओ में नील होगा, मतलब कुछ नहीं होता है। अब जब एंटी
बॉडी की बात करोगे तो एंटीबॉडी, ब्लड ग्रुप ए के लिए बात करोगे तो एंटी बी, बी के लिए बात करोगे तो अपोजिट हो गया एंटी ए, ए बी के लिए चूंकि एंटीबॉडी एंटीजन दोनों है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा, और चूंकि वहां पर निल है, ओ में क्या है, निल था ना, तो यहाँ पर एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी ए और बी दोनों हो जाएंगे। बात समझे, ये बात है यहाँ पर, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अच्छा, अब इसी में बात कर लेते हैं कि सर ब्लड ग्रुप तो ठीक है, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ब्लड ग्रुप के आगे की बात कर लेते हैं। ब्लड ग्रुप के आगे मतलब आरएच फैक्टर की बात कर लेते हैं, आगे का मतलब आरएच फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो आरएच फैक्टर की जब आपसे हम बात करेंगे तो आरएच फैक्टर देखो, आरएच फैक्टर जो है बेटा, आरएच फैक्टर जो बेसिकली जो देखा जा रहा है वो लिया जा रहा है किससे, मंकी से लिया जा रहा है। आरएच फैक्टर किससे लिया जा रहा है, मंकी से लिया जा रहा है। देखो क्या है, आरएच एंटीजन सिमिलरली is to one present in rhesus monkey. Rhesus monkey, that is RH, is also observed on the surface of the RBC of the majority of the human. इसका मतलब क्या है, इस कहानी का मतलब क्या है, देखो इस कहानी का बहुत छोटा सा मतलब है, आरएच फैक्टर कहां से लिया गया है, रिहेसस मंकी से लिया गया है, ऐसे समझो, ठीक है। अब आरएच फैक्टर रिहेसस मंकी से लिया गया है, तो अब ह्यूमन में कैसे पता चलेगा क्या है इसमें। तो देखो बहुत कुछ लिखना नहीं है, बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट याद रखो। क्या कॉन्सेप्ट है वो, कॉन्सेप्ट ये है कि इफ आरएच factor is present in blood तो RH पॉजिटिव ब्लड हुआ। ये कैसा ब्लड हुआ, RH पॉजिटिव, RH पॉजिटिव ब्लड हुआ। और दूसरा पॉइंट ये कि इफ RH फैक्टर इज एब्सेंट इन ब्लड तो ब्लड कैसा हो गया, नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप हो गया। आप समझे, अब तुम लोगों में से कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, कुछ लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। तो जिनका पॉजिटिव है वो उनके अंदर क्या है, आरएच फैक्टर है, और जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, तो उसमें आरएच फैक्टर एब्सेंट है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब एक क्वेश्चन क्या है, पॉइंट है, ये जो है प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 80% की होती है, और ये वैसे भी रेयर है, ये रेयर हो गया। ठीक, ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब एक बात और कर लेते हैं, क्या कि भाई ब्लड ग्रुप, जैसे किसी को चोट लग गई, बहुत गंभीर चोट लग गई, किसी को तत्काल में ब्लड की जरूरत है, हाँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको इमीडिएट ब्लड की जरूरत है, तो सजेशन आता है कि साहब फला ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करें हम, किसी का ब्लड उठा करके उस बॉडी में, उस पेशेंट में चढ़ा दें? हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। क्यों? उसकी मृत्यु हो सकती है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए, और इसके अलावा आरएच फैक्टर की भी प्रेजेंस देखी जाती है, आरएच फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है। ठीक है, तो अब कौन कौन सा ब्लड ग्रुप, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है, ये जरा देख सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, तो ये किसको देगा, ए को दे देगा। बी वाला बी को दे देगा, और बी से ले भी लेगा, फिर तो ये भी ले लेगा। फिर तो ब्लड ग्रुप ए बी, ये ए बी को दे देगा और ए बी से ले लेगा। ब्लड ग्रुप ओ को दे देगा
और O से ले लेगा। लेकिन अभी आपने देखा कि एंटीजन और एंटीबॉडी एब्सेंस है किसी में और किसी में प्रेजेंस है, तो उसके बिहाफ पे क्या करेंगे हम, ब्लड ग्रुप O जो है वो सबको दे देगा, मतलब इसको भी दे देगा, इसको भी दे देगा और इसको भी दे देगा। ठीक, ब्लड ग्रुप ए बी जो है ये दे नहीं रहा है, ये इनसे ले लेगा, इनसे भी ले लेगा, इनसे तो ले ही रहा है और इनसे भी ले लेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर कौन है? ब्लड ग्रुप ए बी है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ब्लड ग्रुप ओ है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है ये? बोलो, कौन बताएगा ऐसा क्यों है ये? अरे भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी के पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा सबका। और ओ के पास जो है वो एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं है, तो इसलिए वो डोनेट कर रहा है। बात समझ में आई? नहीं आई? बात समझे? चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर अब बात कर लेते हैं तुमसे हम RH मिसमैचिंग की। अब ये क्या है? RH मिसमैचिंग क्या होता है? तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक डिजीज है, HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। इसको RH मिसमैचिंग भी बोलते हैं। तो अब ये क्या है? देखो भाई, RH मिसमैचिंग या RH इनकॉम्पेबिलिटी या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं HDN, ये भी बोलते हैं इसको। क्या है? हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, ये बोलते हैं। अब देखो है क्या ये, इसमें क्या है? बहुत छोटा सा इशू है ये। देखो क्या है कि स्पेशल केस है बेटा, ये क्या है? एक स्पेशल केस है। एक स्पेशल केस है ये। किस स्पेशल केस है ये? स्पेशल केस ऑफ RH मिसमैचिंग हैज बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH पॉजिटिव pregnant mother, RH negative pregnant mother and RH positive of fetus। मतलब मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है? RH नेगेटिव है। मदर कैसी है? RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है। और फीटस कैसा है? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, तो मदर कैसी है? RH नेगेटिव है। और फीटस कैसा है? फीटस है RH पॉजिटिव। फादर का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फादर के ब्लड ग्रुप से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां पर दो ही तब ये केस तभी बनेगा जब मदर कैसी होगी? RH पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होगी। मदर कैसी होगी? RH नेगेटिव होगी। और फीटस कैसा होगा? कैसा होगा या होगी? RH पॉजिटिव होगी। क्या चीज कह रहे हो तुम? नहीं, मदर RH नेगेटिव है और फीटस भी RH नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये HDN का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में आएगा, सिर्फ एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? मदर शुड बी RH पॉजिटिव, ठीक है, और फीटस शुड बी RH नेगेटिव। ठीक है,
तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। हम लिख दे रहे हैं इस बात को। RH मिसमैचिंग का केस कब आएगा? RH मिसमैचिंग का कंडीशन का केस लगा देते हैं इफ मदर RH नेगेटिव एंड fetus blood group should be RH पॉजिटिव। इस केस में RH मिसमैचिंग होगी। तो इस केस में क्या होगा? देखो इस केस में जो फर्स्ट बेबी होगा वो नॉर्मल होगा बेटा। फर्स्ट बेबी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल, फर्स्ट बेबी क्या है? नॉर्मल है। फर्स्ट बेबी क्या होगा? नॉर्मल। बट अदर जो सेकेंड बेबी होंगे उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। बट अदर will suffer from jaundice and anemia। एनीमिया समझते हैं ना? लैकिंग ऑफ ब्लड, खून की कमी। एनीमिया, और ये फाइनली जो है वो कॉज करेगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ये कॉज करेगा। अब इसका मतलब समझ लो, ये जो वर्ड लिख दिया हमने छोटा सा, इरिथ्रो मतलब आरबीसी, ब्लास्टोसिस मतलब फट जाना, फेटालिस मतलब फीटस। मतलब फीटस की जो आरबीसी हैं वो क्या हो जाएंगी? डैमेज हो जाएंगी। अच्छा, डैमेज हो जाएंगी तो फीटस की आरबीसी जब डैमेज हो जाएंगी तो उनके नंबर कम होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब उनके नंबर कम होंगे तो लैकिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको क्या बोल रहे हो? एनीमिया बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? ब्लड अनीमिया हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो ब्लड अनीमिया का केस मिलेगा। और चूंकि इतने ज्यादा आरबीसी डेथ हो रही हैं कि अब आरबीसी को कहाँ रखा जाए? ग्रेवयार्ड स्प्लीन है, और बच्चे के अंदर भी कौन ब्लड बना रहा है? स्प्लीन बना रही है, योग सैक बना रहा था। तो अभी स्प्लीन इतना ज्यादा प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, तो अब ये जो ग्रेवयार्ड है ना वो इतना ज्यादा डंपिंग स्टोर बना नहीं पा रहा। इस वजह से जॉइंडिस का केस देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिवर इन्फेक्शन हो रहा है, इसलिए जॉइंडिस का केस देखने को मिला। बात समझ में आई? नहीं आई? ये हमने बना के दिखाया आपको। अब इसमें एक पॉइंट और समझ लो। क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये है कि प्रेगनेंसी को हम दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? प्रेगनेंसी को दिखा रहे हैं। कैसे प्रेगनेंसी को दिखाना है? देखो भाई, प्रेगनेंसी को नहीं दिखाना है, ब्लड को दिखाना। सीधे सीधे समझो। देखो, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ठीक है? दिखा नहीं दिखा? ये देखो ध्यान से, फर्स्ट प्रेगनेंसी है। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या है? बच्चे की आरबीसी कैसी है? पॉजिटिव है ना? बच्चे कैसा है? ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। मदर कैसी है? नेगेटिव है। देखो, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चा खाना पीना अपना लेगा कि नहीं लेगा मदर से? मदर फीटस लाइफ में क्या हो रहा है? बच्चा खाना वगैरह कहाँ से अडॉप्ट कर रहा है? उसको खाना चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, सब कुछ प्रोसेस, उसकी लाइफ साइकिल, लाइफ को बिगिन करना है ना। तो लाइफ बिगिन हो चुकी है, तो अब इसको खाना पीना, न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा? मदर से मिलेगा। मदर से कहाँ? प्लेसेंटा के थ्रू। तो प्लेसेंटा के थ्रू इसको सब कुछ मिल रहा है, मैटरनल सर्कुलेशन हो रहा है। अब मैटरनल सर्कुलेशन हो रहा है तो जो डिलीवरी का टाइम आया ना, तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, पार्चुरेशन, मदर का कुछ, सॉरी, फीटस का कुछ ब्लड मदर के कुछ ब्लड से मिक्स हो गया। ध्यान से सुनो, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फीटस का कुछ ब्लड मदर के ब्लड से जाकर के मिक्स हो गया। कैसे? एमनिकल कॉर्ड टूटी, और जब वो टूटी है तो उसका थोड़ा सा ब्लड, कुछ मात्रा में, पूरा ब्लड नहीं, बहुत थोड़ा सा, नॉमिनल, बहुत जरा सा ब्लड मदर के ब्लड से जाकर के क्या हो गया? मिक्स हो गया। अब भाई जब मदर के ब्लड से जब मिक्स हुआ ना, तो अब मदर के ब्लड में तो पहले से आरबीसी, एंटीबॉडी, एंटीजन, डब्ल्यूबीसी सब थे, तो सब ने हल्ला मचा दिया, देख 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 कोई पड़ोसी आ गया, इसको भगाओ 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 भगाओ। तो जैसे जाकर के देखा तो
WBC ने पकड़ लिया। अब WBC में किसने पकड़ लिया, याद करो लास्ट लाइन का लेक्चर। WBC मैंने बताया था दो पार्ट में बटी होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट एक ए ग्रेन्युलोसाइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट में आओ, तो ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट बताया था, याद आया? नहीं याद आया, भूल जाते हो, याद रखो। लिम्फोसाइट आया था ना, और लिम्फोसाइट में एक और बताया था बी लिम्फो और टी लिम्फो, याद आया? नहीं भूल गए? भूल गए। बी लिम्फोसाइट बताया था। बी लिम्फोसाइट हमने क्या बताया था, डिफेंस में बताया था, याद आया? प्रोड्यूस एज अ इम्यूनोग्लोबुलिन, लास्ट लेक्चर था, याद करके आओ। इतना याद करना पड़ेगा, ये सब चीजें तो समझने वाली है ना, ऐसे नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए तो बताया था लास्ट टाइम पर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डिटेल बताई थी, बहुत थोड़ा सा बताया था ना। तो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट का इम्यूनोग्लोबुलिन था ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनोग्लोबुलिन ने तुरंत इसको क्या कर लिया, पकड़ लिया, किसको? फीटस के ब्लड को, फीटस के ब्लड को। और फीटस के ब्लड को पकड़ लिया तो याद करो प्लाज्मा सेल बताया था, कार्टविल सेल बताया था, याद करो लास्ट लेक्चर, याद रिवाइज करो दिमाग में। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, कॉपी पलट लो, कॉपी पलटो, देखा? हाँ, तो ये बताया था। तो इसने क्या किया, इसके साथ बाइंड किया और प्लाज्मा सेल से इसको बाइंड करा दिया। अब प्लाज्मा सेल के साथ साथ मेमोरी सेल से बाइंड हो गया ये। मेमोरी सेल ने क्या किया, मेमोरी सेल का काम है मेमोराइज करना, और प्लाज्मा सेल क्या कर रहा है, प्लाज्मा सेल इम्यून का काम करेगा। अभी देखो कैसे। तो अब ये प्लाज्मा सेल ने यहां जाकर के इसको चेक किया, ठीक है। तो अब ये पहला वाला तो केस में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, सब मारपीट करके खत्म कर दिया, बहुत ज्यादा ब्लड नहीं आया, से सब नॉर्मल कर दिया गया। लेकिन प्लाज्मा सेल ने मेमोरी सेल को इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर ऐसा कंडीशन दोबारा कभी बने, ठीक है, ऐसी कंडीशन दोबारा कभी बने तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। किसको बोला? मेमोरी सेल को, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई, सेकेंड प्रेगनेंसी हुई। तो सेकेंड प्रेगनेंसी जब हुई है तो फीटस को फीटस को खाना पीना न्यूट्रिशन चाहिए ना, नहीं चाहिए। तो न्यूट्रिशन कहाँ जा रहा है, मदर के ब्लड से जा रहा है, मतलब प्लेसेंटा से होके जा रहा होगा। अब मदर के ब्लड से होके जा रहा, मतलब मदर के ब्लड में इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह सब कुछ तो पहले से ही है कि नहीं है? पहली बार में ऐसा तो होता रहा था, पहली बार में, लेकिन पहली बार में इस तरह कोई खतरा नहीं महसूस हुआ था, लेकिन इस बार खतरा। तो अब मेमोरी सेल जब अंदर गई किसके, फीटस में, न्यूट्रिशन देने जब फीटस गई तो इसने देखा कि ब्लड ग्रुप बच्चे का फिर से नेगेटिव वाला कंडीशन रहा। इसने तुरंत किसको इन्फॉर्म कर दिया, प्लाज्मा सेल को। सर वही पुरानी वाली कंडीशन है। प्लाज्मा सेल ने तुरंत एक इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस कर दिया, आईजीजी। आईजीजी, ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज क्लास 12th के चैप्टर में जाकर के, वहां पर डीप में है थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा इसके बारे में और डीप में है। तो आईजीजी बना दिया किसने, प्लाज्मा सेल ने। अब आईजीजी एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करने की पावर रखता है बेटा, समझे? ये किसको क्रॉस करने की पावर रखता है, मतलब पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो आप, आईजीए, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम, सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ले लो, लेकिन उन सब में एक इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो क्या है, आईजीजी। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करने की पावर रखता है। तो इसने तुरंत प्लेसेंटा के अंदर गया और इसने क्रॉस किया और देखा कि मेमोरी सेल की बात सही है। बस फिर क्या था, फिर क्या था, इसने आईजीजी ने यहां पर इनके फीटस के ब्लड ग्रुप को, फीटस के ब्लड की आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। डिस्ट्रॉय करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो इरिथ्रो, आरबीसी डिस्ट्रॉय मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब किसकी डिस्ट्रॉय हो रही है, फीटस की, तो फिटालिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, समझ में आया? इसी को बोल रहे हैं आरएच मिसमैच हो गया। आरएच क्या हो गया, मिसमैच हो गया। इसी को हम बोलते हैं एचडीएन, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी हम बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम खड़ी हुई, तो फिर ऐसे तो बच्चे दिक्कत हो जाएगी। तो अब इसका इलाज क्या है, इससे बचा कैसे जाए?
तो इससे बचा ये से जाए कि भाई जब प्रेगनेंसी होगी तो मदर का ब्लड ग्रुप चेक होगा, नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो उसमें पता चलेगा ना कि मदर RH पॉजिटिव है कि RH नेगेटिव है। तो RH नेगेटिव निकल के आ गई, तो अब इसको बचाए कैसे? तो इसको बचाने के लिए सीधी सी बात है भाई, क्या सीधी सी बात है, पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दो। पैसिव इम्यूनाइजेशन कर दो मतलब इंजेक्शन आता है RH एंटीजन एंटीबॉडी का, RH एंटीजन एंटीबॉडी का इंजेक्शन आता है, RH एंटीजन एंटीबॉडी का इंजेक्शन आता है। पैसिव इम्यूनिटी है ये बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रोगॉन के नाम से, बस इसको मदर के अंदर क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। मदर के अंदर इंसर्ट कर दो, बच्चा भी सुरक्षित रहेगा और मदर भी सुरक्षित रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से RH मिसमैचिंग से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। बात समझ में आई? नहीं आई? पल्ले पड़ा? ये होती है कहानी। ठीक, अब हम लोग चले, कहाँ चले? अब हम लोग चलते हैं आगे ब्लड कोगुलेशन पे, ब्लड कोगुलेशन पे। तो ब्लड कोगुलेशन मतलब ब्लड कोगुलेशन होता है और क्या, चोट लगी, हाँ लगी, फिर क्या हुआ, खून निकलता रह गया? नहीं ना, थोड़ी देर बाद क्या हो गया, जम जाता है ना, वही तो ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, देखो तुम्हारी किताब में एक पॉइंट दिया गया है, बहुत अच्छा पॉइंट है। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, वो बोल रहा है सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप द ब्लीडिंग। मतलब ये कि ब्लड क्लॉटिंग एक सीक्वेंस में होती है। चोट लगने के कुछ समय बाद, मोस्टली 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये 2 से 3 मिनट का जो रिस्पॉन्स है, एक सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स है। ये सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स क्या कहलाता है, कास्केड सिस्टम कहलाता है। तुम्हारी किताब में ये बात दी गई है, ठीक है, दी गई है। अब इस प्रोसेस में 13 स्टेप्स कह रहे हैं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। कितने इन्वॉल्व होते हैं? 13 क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सारे नहीं पढ़ने हैं भाई, पूरे परेशान, इतना मत परेशान, ये तुम्हारी किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा ना तुमको, क्योंकि तुमको आगे चल के एग्जाम देना है। अब तुमसे कल कोई पूछ बैठे कि सर वो चोट लग गई थी बेटा, अब बताओ, तो बहुत देर में खून रुका था, तो उसको तुम बता तो सकते हो, कम से कम ज्ञान की बात तो बता सकते हो कि देखो तुमको चोट लगी थी, धीरे हो रहा था। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब तो अब देखो इसमें, इस ब्लड क्लॉटिंग के खेल में क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के खेल में कैल्शियम आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके अलावा विटामिन के भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के खेल में। ब्लड क्लॉटिंग के खेल में 2-3 चीजों का इंपॉर्टेंस होता है। किसका किसका? एक तो कैल्शियम आयन का, दूसरा किसका होता है, दूसरा होता है विटामिन का। ठीक है, बात समझ में आई? अच्छा, अब इसको हम देखते हैं ये होता कैसे है। ये जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही है ना, ये हो कैसे रही है और कैसे कैसे चीजें होती हैं, देखो जरा समझो। देखो देखो इसी में कोशिश करते हैं बनाने की। हाँ, ये ब्लड फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, ये ब्लड है। मान लो अब यहाँ चोट लग गई तो ब्लड निकलने लगेगा कि नहीं लगेगा? और क्या, टिश्यू इंजर्ड हुआ कि नहीं हुआ? हाँ वही तो बोल रहे हैं भाई, टिश्यू क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। तो टिश्यू इंजर्ड हो गया है तो चोट लग गई है। अब चोट लग गई, अरे यार तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, ये क्या था, ऐसा करना नहीं कभी जिंदगी में। चोट लग जाती है, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, स्पोर्ट खेल रहे हैं, उसमें चोट लग गई। अब चोट लग गई तो ब्लड आ गया कि नहीं आ गया?
नहीं आ गया, आ गया ना, तो ब्लड आ गया, तो ब्लड इंजरी हो गई, टिश्यू इंजरी हो गई। तो जैसे टिश्यू इंजर्ड हुआ, जैसे ही टिश्यू इंजर्ड होगा तो ब्लड बाहर आने लगेगा, और ब्लड जब बाहर आने लगेगा तो ब्लड के साथ ब्लड पूरा का पूरा ब्लड आएगा। और उसमें एक चीज और ध्यान दो, ब्लड के कंपोनेंट बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ, हाँ बोलो। प्लाज्मा, ठीक है, और एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट बताए थे? आरबीसी बताई थी, हाँ, डब्ल्यूबीसी बताई थी, और प्लेटलेट बताया था, याद करो। प्लेटलेट में हमने नीचे लिखवाया था रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, देखो पन्ना पलट करके, याद आया? हाँ। तो अब जब ब्लड बाहर आ गया तो यहाँ पर डिपोजिशन प्लेटलेट्स आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? नहीं आएंगी, तो डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट हो गया, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट्स हो गया, डिपोजिशन ऑफ प्लेटलेट हो गया। अब ये जो प्लेटलेट हुआ आया ना, तो प्लेटलेट से क्या हुआ, एक केमिकल निकला। क्या निकला? केमिकल निकला। कौन सा केमिकल निकला? थ्रोम्बोप्लास्टिन केमिकल, थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखो बस। इससे क्या निकला बच्चों? यहां पे लिख लें, अच्छा यहीं से लिख लेते हैं, चलो ऐसे दिखा देंगे। थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला। अब इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ? ये मिल गया कैल्शियम से। ये किससे मिल गया? कैल्शियम से मिल गया। अब जब कैल्शियम से मिल गया ये, तो अब क्या करेगा ये? तो ये कुछ ना कुछ करेगा ना। अरे भाई एक्टिवेशन करेगा। ये किससे मिल गया? कैल्शियम से मिल गया। ये मिल गया कैल्शियम, चलो इसको ऐसे दिखा देते हैं, कैल्शियम आयन। तो अब ये एक्टिवेशन हो गया किसका? किसका? थ्रोम्बोकाइनेज का। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो गया। अब जब थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिव, ये एक्चुअली एंजाइम है ना, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम ही होता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया। अब थ्रोम्बोकाइनेज ये एक्टिवेट हो गया ना, तो अब ये क्या करेगा? ये हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। तो एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। अब एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज आगे बढ़ेगा। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा ये, तो अब ये करेगा क्या? ये जो है, ये थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो हेपेरिन को इनएक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, तो यहीं पे लिख देते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ हेपेरिन। समझे? हेपेरिन को क्या कर दिया इसने? इनएक्टिव कर दिया। हेपेरिन को क्या कर दिया इसने? इनएक्टिव कर दिया। और जब हेपेरिन को इनएक्टिव कर दिया है, तो अब ये खुद हेपेरिन को इनएक्टिव क्यों कर दिया? अब ये खुद जो है प्रोथ्रोम्बिन में बदल गया। ये किस में बदल गया? प्रोथ्रोम्बिन में बदल गया। प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। ये क्या है? इनएक्टिव है। तो अब ये एक्टिव हो गया, इधर लिख दे रहे हैं, ये हो गया एक्टिव। और एक्टिव होकर के मालूम इसने क्या बना दिया? इसने बना दिया थ्रोम्बिन। इसने क्या बना दिया बालकों? थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन जो है आगे चल करके फिब्रियोजन के साथ मिलेगा। फिब्रियोजन याद करो, 3 प्रोटीन बताई थी प्लाज्मा में, FAG फिब्रियोजन, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, याद आया? तो अब ये मिल गया किसके साथ? फिब्रियोनोजन के साथ। फिब्रिनोजन के साथ। और फिब्रिनोजन के साथ मिल करके इसने क्या कर लिया? सॉफ्ट क्लॉट बना लिया। सॉफ्ट क्लॉट। अब ये फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ाया और ये बन गया फिब्रिन।
ये कन्वर्ट हो गया किसमें, फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया। और अब ये फिब्रिन में जब कन्वर्ट हो चुका है तो फिब्रिन में जब ये कन्वर्ट होगा तो ये इनसॉल्युबल बना। अब इसको एयर मिल गई और ये क्या बन गया, ये हार्ड क्लॉट में बदल जाएगा। ये किस में बदल जाएगा, हार्ड क्लॉट में बदल जाएगा। समझे नहीं, समझ में आया, आ गया? हमको नहीं समझ में आया तो तुमको कैसे समझ में आ गया अभी इतनी जल्दी? इतना आसान है क्या ये सब चीजें? देखो फिर से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा कुछ नहीं हुआ, चोट लगी, ठीक है, चोट लगी तो ब्लड बाहर आएगा, ब्लड बाहर आएगा तो प्लेटलेट भी बाहर आएगी, बिल्कुल आएगी। तो प्लेटलेट का डिपोजिशन हो गया, ठीक है, ब्लड 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 बाहर आया, सीधे सीधे ऐसे समझो, ब्लड बाहर आया। अब जब ब्लड बाहर आया है ना, तो ब्लड जब बाहर आया तो ब्लड के साथ साथ जैसे ही ब्लड बाहर आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर आ गया। क्या आ गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ध्यान रखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर आ गया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे बाहर आया तो थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ में कैल्शियम भी है बेटा, कैल्शियम आ गया। अब ये कैल्शियम जब आया ना तो कैल्शियम ने थ्रोम्बोप्लास्टिन को देखा कि थ्रोम्बोप्लास्टिन बाहर जा रहा और कैल्शियम बाहर निकला, और इसने तुरंत इसके साथ मिल करके थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना दिया। तुरंत क्या कर दिया, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम बना दिया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है इसने हेपारिन को इनएक्टिवेट कर दिया। हेपारिन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और हेपारिन को इनएक्टिवेट करने के साथ में खुद ये जो है प्रोथ्रोम्बिन में बदल गया, लेकिन अभी ये इनएक्टिव है। ये क्या है, इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये अभी भी। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो है आगे चल के कन्वर्ट हो गया किसमें, सॉरी कन्वर्ट नहीं, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होकर के बदल गया किसमें, थ्रोम्बिन में। एक्टिव होकर के किसमें बदल गया, थ्रोम्बिन में। और जब एक्टिव होकर के थ्रोम्बिन में बदल गया तो थ्रोम्बिन ने किसके साथ पकड़ लिया, फिब्रियोजेन का। और ये फिब्रियोजेन ने क्या कर लिया, फिब्रियोजेन ने फिब्रिन बना दिया, ठीक है, फिब्रिन बनाया। और फिब्रिन को किसका साथ मिला, एयर का। एयर कांटेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, एयर कांटेक्ट। और एयर कांटेक्ट से होते हुए क्या हो गया, हार्ड क्लॉट बन गया। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नहीं हुआ? फिर से, चोट लगी, हाँ, क्या निकला, ब्लड, कौन बाहर आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन, किसके साथ मिला, कैल्शियम के, क्या बन गया, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन के साथ में इसने क्या किया, कन्वर्ट होने के साथ साथ इनएक्टिव कर दिया। किसको इनएक्टिव कर दिया, हेपारिन को। हेपारिन को इनएक्टिव किया और प्रोथ्रोम्बिन अब किसमें कन्वर्ट हो गया, थ्रोम्बिन में एक्टिव हो गया। थ्रोम्बिन किसका साथ मिला, थ्रोम्बिन को किसका साथ मिला बोलो, थ्रोम्बिन को साथ मिला फिब्रियोजेन का। क्या बन गया, सॉफ्ट क्लॉट। फिर क्या हो गया, फिब्रिन बन गया, नेटवर्क बन गया फिब्रिन। और फिब्रिन को किसका साथ मिल गया, हवा का। और क्या हुआ, हार्ड क्लॉट बना। डन, समझे नहीं समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो इस पूरी पिक्चर में दो तीन चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहला तो एक तो ये पॉइंट है, क्लॉटिंग फैक्टर। दूसरा कैल्शियम आयन, और तीसरा विटामिन के का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अब जरा देखो ये होता क्या है और कहां से आएगा ये सब क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह, ठीक है, समझते हैं, चलो। देखो ये हमने कुछ क्लॉटिंग फैक्टर की लिस्ट बनाई है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 फिब्रियोजेन, दिखा नहीं दिखा, अब दिखेगा, नहीं दिखा तो ये देखो, दिखा, फिब्रियोजेन। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, दिखा था, हाँ। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, दिखा, अभी पढ़ा कि नहीं पढ़ा। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम, देखा कि नहीं देखा, बोलो बोलो, हाँ। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। ये क्या है, चारों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ये समझे नहीं समझे, ये चारों क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, याद रखना है इनको।
इंपॉर्टेंट है ये। फिर फैक्टर नंबर 6 एब्सेंट होता है बेटा, यहां पर लिख लो, फैक्टर नंबर 6 क्या है, एब्सेंट है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर हैं, जैसे फैक्टर नंबर 7, फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो फैक्टर 7 कहीं दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा बताओ। अरे भाई ये क्या रखा है फैक्टर 7, फैक्टर 7 क्या नाम है, SPCA, स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 देखो क्या है, AHF, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। फिर फैक्टर नंबर 9 देखो, क्रिसमस फैक्टर, याद रखना बेटा। ये तीनों फैक्टर और इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई, नहीं आई? तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ब्लड क्लॉट फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दिया, 6 छोड़ दिया, 7, 8 और 9। ये नाम याद रखोगे, तुम्हारा काम इससे होता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े, नहीं बढ़े? चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं, कोशिश इसको करने की क्या है। देखो जरा, देखो अभी हमने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं कि कुछ एंटी कोगुलेट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एंटी कोगुलेट होते हैं ब्लड के, जैसे हेपेरिन कहाँ होता है, ब्लड में होता है, और कहाँ होता है, मास्ट सेल में होता है, और कहाँ होता है, बेसोफिल में होता है। और काम क्या करता है, काम करता है ब्लॉक फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। ठीक, मतलब थ्रोम्बिन को एक्टिव नहीं होने देगा, मतलब प्रोथ्रोम्बिन ही बना रहेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा ना वो, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम से प्रोथ्रोम्बिन। दूसरा, दूसरा है वारफेरिन। ये क्या है, ये ब्लॉक फंक्शन ऑफ विटामिन के, विटामिन के फंक्शन को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और तीसरा है EDTA, इथाइल डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। बेसिकली ये होता क्या है, ये कैल्शियम बाइंडर होता है और इसको हम ब्लड बैंक में यूज करते हैं। बात समझ में आई? ये याद रखना बस, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, एक ये सवाल याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा तुमसे, हेपेरिन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो तुम बताओगे ब्लड में होता है, मास्ट सेल में होता है और बेसोफिल में होता है। क्लियर? डाउट? बोलो। पानी पी लेने दो भाई, प्यास लगी है। ठीक है, इतना देखो, बताओ फिर। चलें आगे, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं तुमसे लिम्फेटिक सिस्टम की। किसकी बात करेंगे बेटा? लिम्फेटिक सिस्टम की। अभी लिम्फ सिस्टम क्या होता है देखो जरा, लिम्फेटिक सिस्टम समझो। देखो भाई, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये। अब लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत छोटी सी बात हमने बना रखी है। अब तुमको याद करो, लास्ट लेक्चर पे पढ़ाया था लिम्फ, याद आया? नोट्स में लिखवाया था, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये। याद आ रहा? नहीं याद आ रहा? याद करो, नहीं भूल जाओगे बेटा, याद करो थोड़ा सा, देखो फिर बताओ हमको। लिम्फ याद करो, लिम्फ बताया कि नहीं बताया था, देखो जरा।
चलो बताएं, देखो क्या होता है लिम्फेटिक सिस्टम। देखो याद करो, बताया था तुमको, लिम्फ ब्लड ले लिया था, याद आया, माइनस कर देते थे, क्या क्या माइनस किया, आरबीसी, प्लेटलेट और मैक्रो प्रोटीन। जो बचा वो क्या था, लिम्फ हो गया। बात समझे, नहीं समझे? अब देखो जरा लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम देखो, देखो लिम्फ, बात करते हैं तुमसे लिम्फ की। देखो लिम्फ क्या है, समझो, समझना। देख बेटा लिम्फ क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं तब तुमको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, देखो देख रहे हो ना, ऐसे मान लो, ठीक है, बन गया, छोटा मोटा बन गया यार, ज्यादा नहीं बना लेकिन बन गया, फिलहाल काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, देखो और कुछ इसमें पेंटिंग डेंटिंग कर देते हैं। ये ब्लड है, स्टार स्टार जो है वो क्या है, ब्लड है। ठीक है, अब ये ब्लड जो है ना, अब जो देखो, पहले समझ तो लो क्या है, हमने बना तो दिया, तुम समझाए नहीं इन्हें तुमको कुछ। देखो जरा समझो, ये कौन है, ये है ब्लड कैपिलरी। ये कौन है, ये कौन है, ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये कौन है, ये लैक्टियल है। लैक्टियल सेल है ये कौन है, लैक्टियल सेल या लिम्फ कैपिलरी, इसका नाम लिख लो, लिम्फ कैपिलरी। ठीक, नहीं समझे? और ये स्टार स्टार क्या दिखाया, ब्लड दिखा दिया। ठीक है, क्या दिखा दिया, ब्लड। अब देखो, ये हमने दिखा दिया सेल्स, कुछ सेल्स हैं ये सेल्स हैं। अब ये जो ब्लड है ना, इस ब्लड कैपिलरी से ब्लड जो है वो धीरे 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 क्या होगा, फिल्टर होगा। ठीक है, ब्लड क्या होगा, धीरे धीरे फिल्टर होगा। तो जब फिल्टर होगा तो कहाँ आएगा, सेल में आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है। देखो जरा, ये ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है यहां से, ये समझो, समझ रहा, ये ब्लड क्या हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, धीरे धीरे रिस रहा है।
अब ये जो फिल्टर हो रहा है ना, तो फिल्टर हो करके ये जो लिम्फ कैपिलरी है, इस लिम्फ कैपिलरी में लिम्फ आ रहा है, लिम्फ आ रहा है। अब बताओ लिम्फ क्या है, बताया था। अरे भाई कुछ नहीं है, ब्लड में से छान दो चीजों को। क्या क्या छान दो? आरबीसी को छान दो, प्लेटलेट को छान दो, और प्रोटीन को छान दो। तो आया क्या? आया क्या? आया क्या? लिम्फ आया। और क्या आया भाई? लिम्फ आ गया। तो ये जो ग्रीन वाली जो सेल दिखा रहे हैं हम, इसके बीच में ये जो फ्लूइड निकल रहा है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका क्या नाम है? इसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। हम लिख दे रहे हैं, पर नहीं भूल जाओगे तुम लोग। इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये। बात समझे? नहीं समझे? देख भाई, ब्लड में आरबीसी अलग कर दे, ठीक, प्लेटलेट अलग कर दे, ठीक, प्रोटीन अलग कर दे, ठीक है। अब क्या बचा? डब्ल्यूबीसी बची? नहीं बची। और क्या बचा? थोड़ी बहुत प्रोटीन बची, प्लाज्मा का कुछ पार्ट बचा होगा, बस वही है लिम्फ। कलर होगा? बताओ। नहीं होगा बेवकूफ, नहीं होगा। क्यों? अरे भाई आरबीसी में कलर है ना, हीमोग्लोबिन किसके पास है? हाँ सर भूल गए थे, आरबीसी के पास है। तो अब आरबीसी तो हटा दिया है ना तुमने, तो फिर तो कलर बना क्या? नहीं बना ना, कलरलेस हो गया ना, ये तो नहीं हो गया। तो ये बनेगा जा करके। बात समझे? अब देखो, देखो डिफरेंस समझो यार, डिफरेंस देखो तुम, डिफरेंस समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ब्लड और लिम्फ के बीच में अंतर समझो, ब्लड और लिम्फ के बीच में अंतर समझ लो। देखो जरा, ब्लड और लिम्फ के बीच में अंतर देख, इधर लिख ले रहे हैं हम ब्लड, इधर लिख ले रहे हैं लिम्फ। अब तुमको अंतर समझा दे रहे हैं। अब फिर तुम ये नहीं कहोगे कि सर समझ में नहीं आता है, अब आएगा। ब्लड, ब्लड में आरबीसी होती हैं? कितने लोग बोल रहे नहीं होती है? होती है। आरबीसी प्रेजेंट, आरबीसी प्रेजेंट। इधर आरबीसी बोलो एब्सेंट। छान दिया था ना? नहीं छाना था? हाँ छाना था। ये कलर क्या होगा? यहां पर प्रेजेंट होगा ना, यहां पर कलर एब्सेंट हो जाएगा। हीमोग्लोबिन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे कलर कैसा हो गया? रेड हो गया ना। और यहां पर कलरलेस। कलरलेस हो जाएगा। यहां पर डब्ल्यूबीसी होंगी, होंगी। यहां पर डब्ल्यूबीसी होगी, होगी, प्रेजेंट है ना। यहां पर प्रेजेंट है। यहां पे डब्ल्यूबीसी लेस हो गई, अब यहां पर मोर हो जाएंगी। कैसे? कैसे? रेस तुम्हारे बीच में हुई, ठीक, और तुम फर्स्ट आ गए। कैसे? कोई दौड़ा ही नहीं। जब कोई दौड़ा ही नहीं, तुम फर्स्ट आओगे कि नहीं आओगे यार? तुम धीरे धीरे चलते भी रहो तो भी तुम फर्स्ट आओगे। यहां पर वही हाल हुआ, ठीक है। यहां पे प्रोटीन कितने परसेंट है? तो एनसीईआरटी में लिखा है, ये कल भी बताया था, 6 से 8%। याद करो, बताया था? नहीं बताया था? और यहां पे प्रोटीन 4% होगी। यहां पे प्रोटीन कितनी होगी? 4%। अच्छा 4% वाली प्रोटीन का नाम बताओ तो जल्दी से।
4% वाली प्रोटीन का नाम बताओ, कल के लेक्चर में बताया था, भूल गए सब कुछ? पढ़ लिया करो यार, थोड़ा सा पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा। अल्बुमिन, अल्बुमिन, प्लेटलेट्स यहां पर प्रेजेंट होंगी और यहां पर एब्सेंट होंगी। यहां पे फास्ट क्लॉट होगा और यहां पे स्लो क्लॉटिंग होगी। एक जगह फास्ट क्लॉटिंग होगी, एक जगह क्या होगी, स्लो क्लॉटिंग होगी। ये डिफरेंस है ब्लड में और लिम्फ सिस्टम में। ब्लड में आरबीसी प्रेजेंट होंगी, लिम्फ में आरबीसी नहीं होंगी। ठीक है, ब्लड कैसा है, कलरफुल है, क्यों है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, वहां पर हीमोग्लोबिन नहीं है इसलिए कलरलेस हो गया। डब्ल्यूबीसी यहाँ प्रेजेंट है लेकिन कंपेरेटिवली नंबर क्या है, कम है। यहाँ लिम्फ में ब्लड डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा मिलेंगे, कंपेरेटिवली ज्यादा हो जाएंगे। ब्लड में प्रोटीन का अमाउंट कितना है, 6 to 8% है, यहाँ पर प्रोटीन सिर्फ 4% है। कितनी है, सिर्फ 4% है। यहाँ ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट हो गई हैं, वहां पर प्लेटलेट्स क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। अब इसकी अगर क्लॉटिंग की बात करो तो ब्लड क्लॉट क्या होगा, तेजी से होगा, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट क्या होगा, बोलो, स्लो होगा। और क्या होगा, ठीक है। अब बात करते हैं तुमसे लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम, देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। पहला पॉइंट समझो, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले तो होती है लिम्फ कैपिलरी, जिसको आप बोलते हो लैक्टियल लिम्फ कैपिलरी। पहला पॉइंट हम लिख देते हैं लिम्फ कैपिलरी, इसको क्या बोलते हो, लैक्टियल बोलते हो तुम। ठीक है, अब ये कैसी होती हैं, ब्लंट इंड होती हैं, दोनों तरफ से क्या है, ब्लंट हैं, तो ब्लंट इंड हो गया। और प्लस लगा के लिख दिया। ब्लड कैपिलरी के जैसी होती हैं, लाइक ब्लड कैपिलरी। अब लाइक से कुछ याद आया, नहीं याद आया, लाइक भी कर दिया करो यार, अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ये, ठीक। चलो, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं। लिम्फ वेसल्स भाई लिम्फ ब्लड वेसल्स जैसी होती हैं बस, और क्या होता है, और नंबर ऑफ वॉल्व जो है वो ज्यादा होते हैं, बस ब्लड वेसल्स जैसी होती हैं। नंबर ऑफ वॉल्व क्या होंगे, ज्यादा होंगे, बस और कुछ नहीं होगा। लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है, अच्छा कौन बताएगा, बताओ। लिम्फेटिक डक्ट सिलेबस में है, यहां नहीं है, बस आगे मिलेगा। लिम्फेटिक डक्ट, लिम्फेटिक पोर्टल। लिम्फेटिक डक्ट क्या होता है, देखो भाई, लिम्फेटिक डक्ट क्या होते हैं, देखो दो तरह की लिम्फेटिक डक्ट होती हैं बेटा, एक लेफ्ट थोरैकिक डक्ट और एक राइट थोरैकिक डक्ट। बस एक लेफ्ट थोरैकिक डक्ट और एक राइट थोरैकिक, इधर से लेफ्ट हो गया, एक लेफ्ट थोरैकिक डक्ट और एक राइट थोरैकिक डक्ट। तो दो लिख लेते हैं, एक हो जाएगा लेफ्ट थोरैकिक डक्ट
और एक हो जाएगा राइट थोरैकिक डक्ट। समझो ये राइट और लेफ्ट थोरैकिक डक्ट का क्या है, मतलब क्या है। ये जो लेफ्ट थोरैकिक डक्ट है ना, ये जो क्या करेगी, ये लिम्फ को कलेक्ट करेगी। लिम्फ को क्या करेगी, कलेक्ट। देखो लिम्फ को तो एक्चुअली दोनों कलेक्ट करेंगी बेटा, ऐसा नहीं है कि लिम्फ को दोनों कलेक्ट नहीं करेंगी, करेंगी, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एरिया से करेंगी। ऐसा नहीं कि अरे भाई तुम्हारे एरिया का, तुम्हारा एरिया अलग है, उनका एरिया अलग है, उनका एरिया अलग है, तो सबके घर में वो आता है ना सुबह नगर निगम वाले कचरा बटोरने, तो एक ही कचरा बटोरने वाला आता क्या? सबका नगर निगम ने जोन डिवाइड कर रखा ना, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम इधर जाओगे, तुम उधर जाओगे। ऐसे ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये कलेक्ट तो करती हैं लेकिन अलग अलग एरिया से। तो कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, कलेक्ट lymph from lower part of the body। और ये राइट वाला फिर क्या करेगा? राइट यार अपर से कर लेगा, और किससे कर लेगा? कलेक्ट lymph from upper part of the body, upper part of बॉडी। बात समझे नहीं समझे? हमने कुछ बात की, हाँ 2 बातें की, बहुत छोटी छोटी। लिम्फ कैपिलरी कैसी होती हैं? ब्लंट एंड होती हैं और ब्लड कैपिलरी जैसी दिखाई पड़ेंगी। लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स जैसी होती हैं लेकिन इनमें वॉल ज्यादा होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। लिम्फेटिक नोड, सॉरी लिम्फेटिक क्या बोलते हैं, डक्ट होती हैं कितनी? 2 होती हैं, एक लेफ्ट थोरैकिक और एक राइट थोरैकिक। एक लेफ्ट की तरफ मतलब ये वाला पोर्शन लेफ्ट थोरैकिक और ये वाला पोर्शन राइट थोरैकिक। तो लेफ्ट थोरैकिक क्या कर रही है? लेफ्ट थोरैकिक और राइट थोरैकिक दोनों क्या कर रही है? लेफ्ट थोरैकिक राइट थोरैकिक एक्चुअली ब्लड को, सॉरी लिम्फ को कलेक्ट कर रही हैं। कहां से लिम्फ को कलेक्ट कर रही हैं? लेफ्ट थोरैकिक जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड, लोअर पार्ट से कलेक्ट कर रही है, जबकि राइट थोरैकिक जो है बॉडी के अपर पार्ट से कलेक्ट कर रही है। बात समझ में आई नहीं आई? आ गई ना? ठीक। अब इसके आगे जरा बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके आगे क्या होने जा रहा है। अब बात करते हैं लिम्फ ग्लैंड की, या लिम्फ नोड ऐसे समझ लो, लिम्फ ग्लैंड समझ लो, लिम्फ नोड समझ लो, जो अच्छा करे वो। तो लिम्फ नोड समझो या लिम्फ ग्लैंड, बात एक ही होती है। तो लिम्फ नोड हम लिख देते हैं तुम्हारे लिए। लिम्फ इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना यार, इधर वाले पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट था। कहां गया ये वाला पॉइंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे। फिर बाद में कहोगे सर पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया था, तुमने ध्यान नहीं दिया था, अभी ध्यान दे लो, ठीक है? हाँ चलो, क्या बोल रहे थे, भूल गए, याद दिलाओ। लिम्फ नोड, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड लिख लो यहीं पे, ग्लैंड, लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड। देख भाई लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड जो है, अब इसमें तुम ले लोगे प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड और सेकेंडरी। प्राइमरी कर दो और सेकेंडरी कर दो, तो एक को कर देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं क्या? हाँ लिख देते हैं, चलो एक लिख दिया हमने प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड या नोड, और एक और इधर लिख देते हैं यहां पर सेकेंडरी लिम्फ नोड या ग्लैंड, जो भी समझना चाहो वो। अब समझो, क्या समझें? एग्जाम्पल में पूछा जाएगा कि कौन प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लिम्फेटिक ग्लैंड या प्राइमरी लिम्फ नोड कौन कौन सी होती हैं? तो उससे पहला लिखोगे रेड बोन मैरो और थाइमस, रेड बोन मैरो और थाइमस, रेड बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड।
थाइमस ग्लैंड क्या काम, ये जो करता क्या है, ये काम क्या करता है, ये कौन, ये प्राइमरी इम्यून जो प्राइमरी जो है ना तुम्हारा, ये प्राइमरी लिम्फेटिक वाला सिस्टम जो है ना, ये काम क्या करता है, तो ये भाई साहब ये फॉर्मेशन और मैच्योरेशन का काम करेगा। ये इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। ठीक, ये एग्जांपल्स याद रखोगे। और ये सेकेंडरी लिम्फ नोड, ये इम्यून रिस्पांस करेगा, लिम्फोइड ऑर्गन है, ये सब इम्यून रिस्पांस है, ये इम्यून रिस्पांस। ठीक, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में पूछा जाएगा, स्प्लीन हो गया, पेयर पैचेस हो गए, एग्जाम्पल में ये पूछेगा तुमसे, स्प्लीन, पेयर पैचेस, पेयर पैचेस और टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, टॉन्सिल, अपेंडिक्स, टॉन्सिल याद, हाँ वही टॉन्सिल, ये वाला, हाँ यही अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, ऑपरेशन दर्द, वर्मी फॉर अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक और लिखो, इंपॉर्टेंट है, MALT, ये कौन बला है, MALT, बताओ नाम पूरा बताओ, नाम बताओ, कौन बताएगा नाम, लिम्फेटिक टिश्यू है, याद करो, बताया था कि नहीं बताया था कभी, तुम्हारे लिए छोड़ दिया, लिम्फेटिक टिश्यू है ये, याद रखो, इसका इंपॉर्टेंट है, माल्ट के नाम से याद रखोगे, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा चलो, ये इंपॉर्टेंट खत्म हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं तुमसे सर्कुलेटरी पाथवे की, सबसे, अब यहाँ पर सर्कुलेटरी पाथवे की हम बात करेंगे, और सर्कुलेटरी पाथवे में 2-3 चीजों के बारे में भी थोड़ा सा सीखना है हमको, कि सर्कुलेटरी पाथवे एक्चुअल में होता कैसे है और कहां कहां से होकर के गुजरता है। तो अच्छा, सर्कुलेटरी पाथवे से पाथवे से क्या मतलब, अच्छा तुमको यहां से मान लेते हैं लखनऊ जाना है, पास में है, बाइक कार जाना है, अब बताओ, हाईवे पकड़े, तुमको यहां से 10 किलोमीटर दूर IIT कानपुर जाना है, क्या करें, स्टेट रोड पकड़ ले, मेन रोड जो है वो पकड़ ले, वहां से HBTI आना है, अंदर अंदर चले आए, है ना, पाथवे है ना, ये नहीं है, पाथवे है, बस यहां पर भी यही है पाथवे, यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे 3 तरह से पाथवे दिखाए जा रहे हैं, कौन कौन से, एक हो गया आर्टरी, समझो, एक हो गया वेन, और एक हो गया कैपिलरी। बिल्कुल, तुमको इनसे, तुम इनके घर जाना है, क्या करोगे, रोड रोड जाओगे क्या, नहीं, अंदर 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 गली गली निकल गए। लेकिन कोई तुम्हारा दोस्त IIT कानपुर के पास रहता है, तब 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 तुम हाईवे पकड़, सॉरी हाईवे कह रहा है, जो रोड है, मेन रोड है, उसको क्रॉस करके जाओगे। तुम्हारा दोस्त एक रहता है वहां ITBHU के अंदर है, IMS में पढ़ रहा है, IMS BHU, फिर क्या करोगे, अब तुम हाईवे पकड़ोगे, है ना, अब हाईवे पकड़ोगे कि नहीं पकड़ोगे, बिल्कुल वही चीज यहां पर करनी है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए 3 रूट हैं, एक आर्टरी से होके जाएगा, एक वेन से होकर के जाएगा, और एक जाएगा कैपिलरी से होकर के। ठीक है, तो अब एक कैपिलरी से होके जा रहा है, एक आर्टरी से होके, सॉरी एक आर्टरी से होके जा रहा है, और एक जा रहा है तुम्हारा उससे, क्या नाम है, वेन से जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आर्टरी और वेन और इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या क्या होने जा रहा है इन सब चीजों की प्रोसेस में। तो चलो देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, ये है एक छोटा सा सिस्टम हमारा, ये हो गई आपकी प्यारी सी आर्टरी, ये हो गया आपके लिए वेन, और ये हो गई, यहीं पे लिख देता हूं,
कैपिलरी। अब डिफरेंस समझो जरा, ये जो आर्टरी है और ये जो वेन है, देखने में तुमको कुछ डायग्राम में समझ में आ रहा होगा। क्या डायग्राम में समझ में आ रहा है? हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमको तो गोल गोल पहिया दिख रहा है यार। तुमको क्या समझ में आ रहा है? देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखो एक चीज समझ में तो आ रही है कि भाई साहब इसके ऊपर एक लेयर लगी हुई है। अब लेयर लगी हुई है तो मतलब लेयर का तो नाम होगा। तो भैया सबसे बाहर की लेयर पकड़ लो, ये वाली सबसे बाहर की और ये वाली सबसे बाहर की, इसका नाम हो गया ट्यूनिका एक्सटर्ना। नहीं समझे? समझ गए? क्या नाम हो गया? ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो अब बीच में एक लेयर होगी भाई साहब, बिल्कुल होगी, तो उसका नाम हो जाएगा ट्यूनिका मीडिया। तो ट्यूनिका मीडिया पकड़ लो, ये लो ट्यूनिका मीडिया। एक और अंदर पकड़ लो, ये इसका नाम हो गया ट्यूनिका इंटरना। तो नाम ही पढ़ने थे क्या? नाम अगर पढ़ने होते तो हम तुमको ऐसे ही ना पढ़ा देते यार, इसमें इतना क्या सोचना था। नाम नहीं पढ़ने हैं प्रभु, काम पढ़ने हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे बनी हुई है, तब तुम क्या बताओगे? तब दांत दिखा दोगे कि नहीं आता है, अरे सर वो छूट गया, गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। चलो अब ट्यूनिका मीडिया जो है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा ट्यूनिका मीडिया वाले क्वेश्चन पे। देखो ट्यूनिका मीडिया क्या है, कहाँ गई? ये है ना, देखी? हाँ देखिए, ट्यूनिका मीडिया आर्टरी की होती है थिक। देखो तुमको दिख रही है, दिखी? कंपेयर करो दोनों से, कंपेयर करो, दिखी कि नहीं दिखी? नहीं दिख रही है, दिखी? ये होती है थिक और उधर क्या होगी? थिन। तो इसको लिख लो इधर दूसरे पेन से, ये हो गई थिक, एक ये डिफरेंस। इधर लिख लो थिन। दिखा डिफरेंस? नहीं दिखा डिफरेंस, नहीं दिखा। और दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बनी हुई है ना, क्या नाम है, ये जो ट्यूनिका मीडिया है वो स्मूथ सर्कुलर मसल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? स्मूथ सर्कुलर मसल से बनी हुई है। ये कौन? ये स्मूथ सर्कुलर मसल्स। कहां लिखे हैं यार, जगह नहीं है, चलो यहां लिखे दे रहे हैं। स्मूथ सर्कुलर मसल्स से बनी है, मतलब इलास्टिक फाइबर। ठीक, इलास्टिक फाइबर। ये किसकी बनी हुई है फिर? ये एक्सटर्ना, एक्सटर्ना बनी है एफसीटी की। एफसीटी समझते हो? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बेटा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाओ ट्यूनिका इंटरना में। तो ट्यूनिका इंटरना जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन है और एसएसई की बनी हुई है। कहां लिखे हैं बताओ, जगह कहां है? दिख रही कहीं जगह? ये देखो, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन है ये, और किसकी बनी है? एसएसई की बनी है। मतलब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रभु, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई है। और अब इनके बारे में बात कर लो। ये कौन है? कैपिलरी है। तो भाई साहब ये सिंगल लेयर की बनी है। कैसी बनी है? सिंगल लेयर। बहुत साधारण सी बात, ये बनी हुई है सिंगल लेयर। ठीक, दूसरी चीज, ये टिश्यू कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछेगा। टिश्यू बताओगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा टिश्यू है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, एसएसई का बना हुआ है। अब तुमसे एक क्वेश्चन और पूछेगा
कि भाई ल्यूमेन देख रहे हो, तुम बोलोगे हाँ सर ल्यूमेन देख रहे हैं। तो अब ये पूछेगा कि आर्टरी का ल्यूमेन और वेन के ल्यूमेन में डिफरेंस क्या है। तो देखो तुमको दिख रहा होगा, ये देखो ल्यूमेन, दिखा नहीं दिखा, ये ल्यूमेन है और ये ल्यूमेन है। देखो दोनों के ल्यूमेन का अगर क्षेत्रफल निकालें, एरिया निकालें, तो किसका ज्यादा है किसका कम है, या रेडियस, ये सॉरी क्या बोलते हैं, डायमीटर, मैथमेटिक्स वाले समझते होंगे ना, 2r डायमीटर ही तो होता है। किसका डायमीटर ज्यादा है बताओ, हमारा ज्यादा है, अरे हमारा छोड़ो इनका बताओ भाई। तो आर्टरी का जो डायमीटर है, देखो आर्टरी का ल्यूमेन साइज, ल्यूमेन का डायमीटर, सीधे सीधे लिख देते हैं ना, यहाँ पे 2r लिख दें काम चल जाएगा, डायमीटर होता है ना 2r, ये क्या है कम है, और इसका 2r क्या है, इसका 2r क्या है ज्यादा है। देखो तुम खुद देखो ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसका रेडियस देखो, ये देखो डायमीटर, ये देखो डायमीटर, दिखा, ये क्या है कम है और ये क्या है ज्यादा है। ये तुमने सही सवाल पूछ लिया यार हमसे कि सर एग्जाम में तो गोल गोल बना के लिख देगा ये आर्टरी ये वेन। अब तो तुमको याद रखना आर्टरी का डायमीटर कम है जबकि वेन का डायमीटर ज्यादा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि जब डायमीटर कम होगा तो ब्लड का फ्लो तेज होगा, ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, और जब डायमीटर ज्यादा होगा तो ब्लड का फ्लो घट जाएगा। बात समझे, इसलिए ऐसा देखने के लिए किया जाता है। बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। अच्छा अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पोर्टल सिस्टम की। किसकी बात करोगे, पोर्टल सिस्टम की बात करो। ये देखो ये समझ में आ गया ना, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट वाली बातें बता दी हैं। अब पोर्टल सिस्टम की जरा हम बात कर लेते हैं आपसे, कुछ पोर्टल सिस्टम की बात करते हैं, ज्यादा नहीं बात करेंगे क्योंकि पोर्टल सिस्टम इन ह्यूमन। देखो पोर्टल सिस्टम जो है, एक तो तुम लेके आओगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, याद आया, हाँ याद आ गया। दूसरा लेके आओगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, तीसरा लेके आओगे रीनल पोर्टल सिस्टम। तो पहला तो तुम लेके आओगे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा लेके आ जाओ क्या, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। एक और लेके आ जाओ रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को छोड़ो, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम को पकड़ो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। तो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम जो है वो तुमसे पूछेगा सवाल, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम वेन कलेक्ट ब्लड। क्या कर रहा है, वेन को ये क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, वेन को कलेक्ट कर रहा है, सॉरी वेन ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। कहां से, वेन से। कहां से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, कहां से, हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। कहां से कलेक्ट कर रहा है, हाइपोथैलेमस से ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से भी ब्लड को कलेक्ट कर रहा है। तो तुम क्या लिखोगे, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम कलेक्ट, हाइपोफाइजियल सीधे सीधे लिखो, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम
कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, कहां से? हाइपोथैलेमस से, कलेक्ट फ्रॉम हाइपोथैलेमस, एंड कहां लेके जा रहा है? एंटर इन एंटीरियर पिट्यूटरी, ये जा रहा है, ये पॉइंट बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसको लगे हाथ देख लो, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो तुम इसमें बताओगे कि प्रेजेंट किसमें है, एब्सेंट किसमें। तो रीनल पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट किसमें होता है? फिश में होता है। और किसमें होता है? एम्फीबिया में होता है। तो प्रेजेंट इन फिश एंड एम्फीबिया। दूसरा पॉइंट तुमसे पूछेगा कहां एब्सेंट होता है? तो एब्सेंट इन मैमल्स, एब्सेंट इन मैमल्स। और तीसरा सवाल तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा? रिड्यूस किस में होता है या पार्सली डेवलप किस में होता है? रिड्यूस इन या पार्सली डेवलप इन, रिड्यूस किस में होगा? तो क्या बचा? जो बचा वो बता दो यार। एक बर्ड बच गया है जिसको एवीज बोलते हो तुम लोग, और एक क्या बच गया है? मगरमच्छ बच गया है भाई। तो एक लिख लो एवीज एंड रेप्टाइल, समझे? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे और तुमको बताने पड़ेंगे, और इसलिए ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलें हम लोग। अब आगे चलें कि ना चलें? बताओ जल्दी से बोलो, आगे चलें? तो आगे चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। टाइप ऑफ सर्कुलेशन जरा देख लेते हैं, फिर रोक देंगे। तो टाइप ऑफ सर्कुलेशन, चलो एक काम करते हैं, अभी इतना आज के लिए रखो, फिर टाइप ऑफ सर्कुलेशन जो है ना नेक्स्ट टाइम के लिए हम लोग रख लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ लेंगे टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो अगला चैप्टर, सॉरी अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, यहाँ से टाइप ऑफ सर्कुलेशन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो पर्याप्त बन जाएगा वहां तक। ठीक है, तो समझ में आ गया सारी चीजें? कोई समस्या नहीं? नोट्स मिल जाएंगे तुमको, ठीक है? तुमने लिख भी लिए हैं, ये तो इसमें आ जाएगा। और अगर समझ में आ गया है यार, अच्छा लगे तो थोड़ा सा, है ना, कमेंट कर देना। और ओके, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। हम लोग याद, नेक्स्ट लेक्चर की हेडिंग डाल के छोड़ दो, क्या बोलते हैं उसको, टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।